जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब ने। आप सीनियर सियासतदान हैं, आप एक साहिब राय हैं, इनसे हम तफसीली बातचीत करेंगे। इस वक्त इलाकाई और आलमी हालात जो हैं वो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। बाज़ तजियाकारों का यह भी खदशा है कि ईरान के बाद इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान भी हो सकता है। हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे महमूद मौलवी साहब ने ज्वाइन किया है। महमूद मौलवी साहब, मुकालमा में खुशामदीद। हाँ महमूद मौलवी साहब, क्या समझते हैं मुल्क में जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, इसको कैसे देखते हैं? अभी जो है वो इकदाम किए गए हैं, 55 रुपए के हिसाब से पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई गई है। ऑलरेडी मुल्क के हालात इतने मखदूश हैं, अवाम इंतहाई जो है वो गुर्बत में पिसी हुई है, तो ये सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं ना, हालात ये हमारे पड़ोस में जी, इसका इफेक्ट जो है, देखिए हमारे मुल्क पे भी आने के बहुत चांसेस हैं और वो आएंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए पेट्रोल जो है वो कीमतें अभी जो बढ़ी हैं, जो नजर आ रहा है, अगर जिस हिसाब से ये ऑयल ऊपर जा रहा है तो ये मजीद और बढ़ जाएंगी। और जैसे जैसे ये पेट्रोल बढ़ेगी की कीमतें बढ़ेंगी तो उस वक्त जो है महंगाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आम आवाम जो है ऑलरेडी एक मुश्किलात में है और इकोनॉमी जो है हमारे अभी तक जो है स्टेबल हो रहा था, जो कि ये हालात हो गए। और देखें, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ये इकोनॉमी इसी तरफ जो है डगमगाती रहेगी। मैं ये कहूँगा ये जंग जो है एक बड़ा जो है मुल्क के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। इसमें एक अगर इसको आप पॉजिटिव तरीके से देखें, बड़ा फायदेमंद है। उसकी वजह ये कि जो कैपिटल बाहर गया था, जो पर्शियन गल्फ में और खास तौर पे मैं कहूंगा जो दुबई में पाकिस्तानियों का सरमाया लगा था, वो मैं देख रहा हूं कि उसको वापस आते हुए। जी बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं, क्योंकि 9/11 के बाद भी ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल, 9/11 के बाद भी ऐसे हुआ था। और खास तौर पे देखें, अब लोगों को ये रियलाइज होगा कि पाकिस्तान से ज्यादा स्टेबल जो है फाइनेंस के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। उसकी जगह डॉलर हमारा स्टेबल है और ग्रोथ जो है इस वक्त बहुत जो है उम्मीद है कि ग्रोथ बहुत अच्छी जाएगी। खास तौर पे मैं ये कहूंगा कि रियल स्टेट में देखिए, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए थे दुबई में, जो बदकिस्मती से जो इस वक्त डाउनफॉल हुआ, इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ 30 से 35% जो है, मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टीज जो है डिवैल्यू हो चुकी हैं। जो आज से 10 दिन पहले थी, आपने देखा होगा कि वो सोने के ऊपर भी, गोल्ड जिसको आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी वो इंटरनेशनल प्राइसेस के $30 नीचे डिस्काउंट पे बेचने को तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो वहां पे जो उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में जो है नजर आ रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और खास तौर पे जो पाकिस्तानियों के इन्वेस्टमेंट है वो तो डेफिनेटली आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, इस वक्त आप जो जंगी सूरत हाल है, पाकिस्तान भी उसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अंदर सियासी अमांगी की कितनी अहमियत है और कितने चांसेस हैं कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस है वो इकट्ठे बैठ जाएं, एक पेज पे हो जाएं, चूंकि मुल्क को इस वक्त बहुत चैलेंजेस का सामना है? देखिए, जो मैं देख रहा हूं और जो मेरे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, बैकडोर डिप्लोमेसी जो है इस वक्त भी जारी है। अच्छा। और जो है मेरे ख्याल से देखिए 2 राउंड तो फेल हो चुके हैं, इसमें कोई मजाका नहीं है मुझे कहने में कि 2 दफा जो चीजें काफी नजदीक पहुंचने के बाद वो फेल हो गई। और उम्मीद करता हूं कि ये जो तीसरी दफा जो कोशिशें हो रही है ये जो है अंजाम तक पहुंचेगी और चीजें सेटलमेंट होगी मुल्क के और अवाम के मफाद में। सही। तो अब आप किस किस्म का कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की जो बात कर रहे हैं, किस लेवल पे कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये इनकी कामयाबी के कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त देखें, एक चीज मैं बताऊं, मुझे कामयाबी के चांसेस बहुत अच्छे इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि पीटीआई ने अपने सारे कार्ड्स खेल चुकी है। हाँ जी, ये तो देखिए ना, धरना भी कर लिया, रोडों पे भी आ गए, पहिया जाम भी कर लिया और उन्होंने ये रियलाइज अभी कर लिया कि देखिए अवाम जो है
तो सड़कों पे आने के और वो जो बातें लोग उनको गलत फहमी थी कि जी जो है रेवोल्यूशन आ जाएगा, ये तो मतलब नजर नहीं आ रहा है। तो इस वक्त जो है मेरे ख्याल से उनको भी रियलाइज हो रहा है कि जी मुफाहमत करके आगे बढ़ा जाए। देखिए हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि मुज़ाहमत की जगह मुफाहमत होनी चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि पीटीआई के काफी समझदार लोग जो इस वक्त इख्तिदार पीटीआई के इख्तिदार में बैठे, मेरी उनसे भी बातें हो रही हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि जी मुफाहमत से ही इसको इक़्तिदाम तक पहुंचाना चाहिए। सही। अच्छा, जिस मुफाहमत की आप बात कर रहे हैं, क्या खान साहब खुद भी इसके ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं कि अभी वो इस रास्ते में कोई रुकावट बन सकते हैं? नहीं, देखे खान साहब तो देखे बगैर खान साहब के अप्रूवल के तो पिछली दफा भी नहीं हुआ था, वो काफी नजदीक पहुंच गए थे। देखिए जो लोग इसको जो है मैं कहूंगा वीटो कर रहे थे या इसको प्रोवोक कर रहे थे कि ये जो है मुफाहमत को ना तकमील तक पहुंचे, वो कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं और जिनकी रोजी रोटी चल रही है, आपको भी पता है, ठीक है ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है नाम। और यहाँ पे कुछ लोग जिनको अपनी सियासी खत बढ़ाना था, देखिए इसीलिए इस चीज को वो अंजाम तक पहुंचने नहीं चाहते। मगर अब मेरे ख्याल से वो भी सब रियलाइज कर रहे हैं कि देखिए इसके अलावा कोई हल नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप खुद देखें इस वक्त जो है कोई जिक्र खैर भी खत्म हो गया और वो देख रहे हैं कि जी अब मुफाहमत के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी आइडियल सूरत हाल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि रियलाइज हो गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई की जो क़यादत काम कर रही है और खान साहब जो हैं क्या एक पेज पे हैं? क्या अगर अभी कोई मुज़ाकरात जो हतमी शक्ल इख्तियार करते हैं तो एक बयानिया पीटीआई के कैंप में मौजूद है? देखिए जो भी खान साहब बयानिया देंगे वो पीटीआई में 100% एक्सेप्टेबल होगा। बाकी सब लोग जो है इररेलेवेंट है, इनकी कोई बेसिकली रेलेवेंस नहीं है खान साहब के मुकाबले में। सही। अच्छा, अगर मुकाबलतन देखा जाए, अगर इधर से बयानिया आ जाता है पॉजिटिव, तो हुकूमत के पास देने के लिए क्या है? कुछ वो ऐसे इकदामात हुकूमत की तरफ से भी होंगे कि दोनों अतराफ से एक एक कदम पीछे हटे ताकि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात का टेबल सज सके? देखिए डेफिनेटली, देखिए हुकूमत भी देख रही है कि चारों तरफ जंग चल रहा है, इकोनॉमी जो है मुश्किलात में है, तो वो भी ये नहीं चाहेंगे कि जो है ये जंग जिसको बोलते हैं ना अंदरूनी जंग चलती रहे। उसकी वजह ये कि हम बैरूनी जंगों से निपटने की इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं, तो अंदरूनी जंग जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि हुकूमत वक्त जो है वो भी जो है समझदारी से काम लेगी और जो है चीजों को बेहतरी की तरफ लेके आएगी। सही है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है क्या ये दुरुस्त सिमत पे जा रही है? हमें कितना विजिलेंट रहना पड़ेगा? हमें अपने किन किन दोस्तों के साथ ज्यादा आगे बढ़ना होगा, चूंकि ये जंग तो अभी लंबी होती नजर आ रही है? अभी आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा इकदामात सफारतकारी के मैदान में हुकूमत कर रही है, ये दुरुस्त इकदाम है? देखिए इस वक्त जो इक़दाम ले रही है बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है। वो इस वक्त न्यूट्रल का किरदार अदा कर रही है और कोशिश कर रही है कि खास तौर पे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में चीजों को सेटल कर लें। उसकी वजह ये है कि देखिए सऊदीज के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है कि इसको सेटल करने की कोशिश कर रही है। और जो है जंग के अंदर इस वक्त जो है वो कोशिश ये कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से मुफाहमत होके ये चीजें सेटल हो। और मैं आपको बता दूं इस जंग को अंदर सेटलमेंट के बाद भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखें पाकिस्तान इस वक्त इस खित्ते में सुपर पावर तो पाकिस्तान ही है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग जो इस चीज पे अग्री करेंगे कि पाकिस्तान का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के। सही। अच्छा महमूद मौलवी साहब, जिस वक्त सूरत हाल जिसका आपने भी बड़ा तफसीली जायजा लिया है, क्या कोई वक्त ऐसा है कि हम किसी कौमी हुकूमत की तरफ बढ़े, यानी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ के जो ये सारे मामलात चल रहे हैं इसके साथ बतरीके ऐसा निपटा जा सके?
देखिए मैं अब देखिए बिल्कुल मैं हम जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि इसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए दूसरे इलेक्शन तक, ठीक है ना, तो एक नेशनल गवर्नमेंट ही बनेगी। ठीक है। वो नेशनल गवर्नमेंट जो है इसको पूरे टर्म को कंप्लीट कराएगी। वो नेशनल गवर्नमेंट इस वक्त असेंबली में लोग बैठे हैं, उनके साथ देखिए सब तो अंदर ही है, सिवाय मौलाना साहब और पीटीआई के कुछ लोग अगर आ जाते हैं तो नेशनल गवर्नमेंट तो कंप्लीट है। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, एनक्यूएम ऑन बोर्ड है, ठीक है ना। अब सिर्फ आना है जेयूआईएफ को और पीटीआई को। बाकी तो मेरे ख्याल से अगर कोई एका दुका रहता होगा तो एक आध छोटे मोटे प्लेयर बात नहीं कर रहा, मगर मेन प्लेयर्स तो आ चुके हैं। सही जी, बिल्कुल ठीक है मोहम्मद मौलवी साहब, आपने बात बड़ी अहम तरफ इशारा किया है। तो इसमें जो बड़ी क्रिटिकल बात मुझे नजर आ रही है वो मौलाना साहब की तो नहीं है, पीटीआई के हवाले से आप कह रहे हैं कि शमूलियत जरूरी है। तो क्या कोई ऐसे इकदाम हो सकते हैं, ऐसे कोई आपको चांसेस नजर आ रहे हैं कि पीटीआई को हुकूमत में कोई शेयर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें उसकी वजह यह है कि जिस तरफ ये मुफाहमत जा रही है उसका एक ही हल है कि जी इनको भी कुछ शेयर दे दिया जाए और हुकूमत को प्रोलॉन्ग करें। उसकी वजह देखें, जब तक नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनेगा, आप मुझे बताएं पीटीआई को भी कैसे एक्सेप्टेबल होगा? पूरा टर्म ये कर लेंगे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन कौन होगा? देखिए ये तो सब मिलकर ही होगा ना कि जी इलेक्शंस के रूल क्या होंगे, आगे कैसे चलेंगे। देखिए जैसे मैंने कहा ना, मिसा के जमहूरियत हो चुकी है, अब मिसा के मईशत भी बननी पड़ेगी कि देखिए जी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, हम जो है इकोनॉमी की ये पॉलिसी को लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट भी आए। क्योंकि देखिए इस अपॉर्चुनिटी के विंडो को हमें किसी तरीके से जाया नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, ये विंडो को जो है खुला रखना चाहिए और इसके अंदर ही जो है मिलके मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके मुल्क को आगे ले जाएं। सही है। अच्छा, जिस मिसाके मईशत की बात आपने की है, ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? किस तरीके से हम ये मिसाक ला सकते हैं? कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट हो सकते हैं? और फिर कौन सी ऐसी बड़ी कोई शख्सियत, कोई ऐसा इदारा है जो इसको लीड कर सकता है? देखिए एक चीज है, अभी हम डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी में सब लोग मिलकर ही करेंगे। और ये चीजें देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसको आप बोलते हैं ना, लोगों को बावर कराना पड़ेगा कि जी आने वाले 10 साल में पॉलिसीज चेंज नहीं होगी। ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी है, ये हमारे टैक्स की पॉलिसी है। ये नहीं हो सकता। देखिए इन्वेस्टर को क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म जो है ना उनको पॉलिसीज चाहिए। ये नहीं हो कि आज कोई हुकूमत में आए तो वो उस पॉलिसी को रोल बैक करे, कल दूसरा आए वो रोल बैक करे, तो उसमें इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। देखिए जब मिलके हम अगर पॉलिसीज बनाएंगे पाकिस्तान में सब पार्टीज मिलके, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा और उसमें जो है पाकिस्तानी खुद इन्वेस्टर्स भी आएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत हेवीली आएगा। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक हमारे पॉलिसियों का तसलसल नहीं होगा तब तक जो है वो दुनिया हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। अच्छा, अभी आप फौरी तौर पर जो इस वक्त माशी बहरान का शिकार है उससे निकलने के लिए कौन से ऐसे इकदाम है जो हुकूमत को फौरी तौर पे कर लेने चाहिए? देखिए हुकूमत को मैं कहूंगा पहले तो अपने जो है अखराजात को कम करना चाहिए, अपने लेविश स्टाइल को। देखिए हम बातें सब करते हैं कि जी हमें जो है लेविश नहीं होना चाहिए, मगर उसको नजर आना चाहिए ना। देखिए मैं किसी के अगेंस्ट रोजे में बोलना नहीं चाहता हूं, मगर आप खुद देखें ना, एक तरफ हम बात करते हैं गुर्बत की, इन चीजों की, पंजाब में बहुत काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं था कि इस वक्त इतना महंगा जहाज ले लेने का। देखें बहुत सारी चीजें जरूरत होती है, मगर जरूरत भी ये देखना है कि किस नौइयत की जरूरत को पहले तरजीह दी जाए ना, किस नौइयत को तरजीह दी जाए। इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं, पंजाब में अगर सरप्लस फंड है तो लोगों के ऊपर लगाया जाए, ठीक है ना। ऑलरेडी एक ही सूबा है जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि इस वक्त काम हो रहा है। अभी तो जरदारी साहब ने भी कहा है कि सिंध में भी वो पंजाब की तरह काम कराएंगे, और मेरे ख्याल से अल्लाह करे, खास तौर पर मैं जरदारी साहब से दोबारा दरखास्त करूंगा कि खुदारा इस दोबारा जो है इस चीज से नजर ना उठाएं कि सिंध में काम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पिछले 30 सालों में
खास तौर पे सिंध का जो है शहर कराची, वो हर 10 साल में पीछे चला गया है सही कह रहे हैं हर शोबे में। चाहे रोडों की बात करें, चाहे गटर लाइन की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हर 10 साल अगर आप पीछे में वो बेहतर थे। सही है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, इस अगर देखा जाए तो IMF ने भी हमें मशवरा दिया था, वज़ीर आज़म खुद भी कहते हैं कि हम हुकूमत का जो है वो साइज करेंगे, राइट साइजिंग करेंगे, हम इसको डाउन साइजिंग करेंगे, लेकिन आए दिन वज़रा की जो फौज जफर मौज है वो बढ़ती जा रही है, उनके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशानी है हमारे मईशत को हुकूमत के साइज की है, हुकूमत के अखराजात की है, लेकिन इस तरफ कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। ये तो हुकूमत के अपने हाथ में है कि वो अपना साइज कम कर ले, अपने अखराजात कम कर ले, तो जो इनके हाथ में चीज है वो खुद क्यों नहीं कर लेते? देखिए, ये हमारी मुल्क में सियासी पार्टियों की बदकिस्मती है कि कहते कुछ है और करते कुछ है। ये ज्यादातर मैं आपको कहूंगा पार्टीज में यही होता है कि जब वो जलसों में जाते हैं और वो जो है आवाम के पास जाते हैं, उनके नारे जो है मुख्तलिफ होते हैं, और जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनके इकदाम बहुत मुख्तलिफ होते हैं जो वो अपने जलसों में कहते हैं। मैं सारी पार्टीज की बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की नहीं। जलसों में कुछ कहा जाता है और जब इख्तिदार में आते हैं तो इक़दाम वो होते नहीं है। सही। अच्छा, इसके अलावा भी मुल्क के अंदर एक बहस चल रही है कि छोटे इंतजामी यूनिट होने चाहिए। जब तक छोटे इंतजामी यूनिट नहीं होंगे तो मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आएगी, और ख़ास तौर पे जो अवामी खिदमत के मंसूबे वो नहीं चलते। बहुत बड़े बड़े सूबे हैं, वहाँ पे इंतजामी मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को छोटे इंतजामी यूनिट की कितनी ज़रूरत है? देखिए, इंतजामी यूनिट जो है अवाम के बेहतरी के लिए होता है। इसको हम मेरे ख्याल से अलग नजरिए से देखें। अगर इंतजामी सूबे के अलावा यूनिट्स बन रहे हैं तो वो काबिल कबूल हो गए, मगर अगर वो सूबों का नाम लेंगे तो वो जरा सा देखें वो पॉलिटिसाइज हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंतजामी यूनिट पहले हम पंजाब में शुरू करें, क्योंकि पंजाब जिसको कहते हैं ना बड़ा भाई कहते हैं, तो वहां से जब शुरू करेंगे तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, ताकि लोग भी देखेंगे कि देखें ये इंतजामी यूनिट हमने पंजाब में लेके आए हैं, ये हम KPK में लेके आए हैं, ये अब हम सिंध में लेके आएंगे, तो वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। एक एग्जाम्पल तो क्रिएट करें ना, जब पंजाब में पीपल्स पार्टी भी अग्री है इंतजामी यूनिट के ऊपर और PMLN भी अग्री है, जब वहां पे अग्री है तो उसको वहां पे ये इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। मेरा तो ये नजरिया है। लेकिन आपको तो एग्री नजर आ रहे हैं, लेकिन एग्री है नहीं। नून लीग कब चाहती है कि वो छोटे यूनिट बने, और यही सियासी जमातें ही रुकावट हैं छोटे यूनिट बनने में। तो इन सियासी जमातों को इस पे मुत्तफिक करने के लिए क्या कोई हमें कौमी सतह पे कानून साजी करनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा कि हम छोटे यूनिट्स को बनाने के काबिल हो जाएं? देखिए, मैं तो कहूंगा कि कौमी सतह पे कानून साजी कर लें, या जो है कौमी सतह पे रेफरेंडम करवा लें। ठीक है, हाँ, देखिए रेफरेंडम करवा लेना। सही सही, ताकि आवाम का मैंडेट आ जाए। सही सही। लेकिन महमूद मौलवी साहब, रेफरेंडम्स की जो तारीख है पाकिस्तान की, वो तो आपको भी पता है, उस पर तो आवाम कभी भी रजामंद नहीं हो गई। तो क्या कोई शफाफ रेफरेंडम होने के चांसेस मौजूद है? देखिए, अगर हम पास्ट को देखें ना तो फिर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें पास्ट को साइड पे रख के अब आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ये कहना कि इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री नहीं होते, तो इसमें मैं दो राय कोई नहीं है, मगर जब भी कोई हारता है वो दूसरे को कहता है क्या 2013 के फेयर इलेक्शन थे? नहीं। क्या 2018 के, मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूं 2018 में, क्या फ्री एंड फेयर थे? मैं कहूंगा नहीं। तो जब 2018 अच्छा, ये बताएं कि अभी जो मौजूदा मुल्क के हालात है, इसमें नौजवान नस्ल सियासी और माशी बुहरान से निकलने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, नौजवान नस्ल को जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए और जो है मेहनत की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त हमें जो है बहुत सख्त कंपटीशन है हमारा पड़ोस की मुल्क से, जो कि मैं कहूँगा चाहे वो एक्सपोर्ट में हो चाहे बिजनेस में हो। तो हमें आगे बढ़ने के लिए जो है अपने आराम को कुछ अरसे के लिए कता करना पड़ेगा और हम मेहनत की तरफ जाएं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आज मैं शहर में रहता हूं, अगर हम 2-2 बजे तक सिर्फ चाय खानों पे बैठे रहेंगे और 12 बजे दुकानें खोलेंगे और कारोबार खोलेंगे, तो हम तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल।
तो बिल्कुल फिर इन नौजवान नस्ल को जो है वो काम पे लगाने के लिए कौन कौन से इकदाम जरूरी हैं ताकि वो फारग बैठने के बजाय उनको बामकसद तालीम दी जाए, क्या किया जाए, उनके कोई तरबियती मराकज कायम किए जाएं? देखिए, तरबियती मराकज भी कायम किए जाए, और देखिए हम एक एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, इसके तरफ नौजवान देखें। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दफ्तर में बैठ के काम हो, एग्रीकल्चर में इतना पोटेंशियल है, डेयरी में जो है डेयरी है, जो है मैं कहूँगा पोल्ट्री है, और मेन एग्रीकल्चर। आप ये देखें कितनी चीजें हमारे पास है, मिनरल्स एंड माइंस हमारे पास है, तो हम उसमें देखें ना, ये सिर्फ सोचना कि हम दफ्तर में बैठेंगे। देखिए, जो नौजवान मैं कहूंगा आईटी से मुतल्लिक है, वो आईटी की तरफ देखे, जो नहीं है बाकी जो है छोटी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट को भी इनको फंड करना चाहिए, आसान किस्तों के ऊपर देखे, जो है छोटे सरमायाकार को सपोर्ट करना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि बड़े सरमायादार को बैंक भी जो है वेलकम करती है, और गवर्नमेंट भी वेलकम करती है, और छोटे सरमायादार को ना बैंक वेलकम कर रही है ना गवर्नमेंट वेलकम कर रही है। मैं ये कहूंगा फिर गवर्नमेंट से और बैंकों से खुदारा छोटे सरमायादार को भी आप लोग वेलकम करें, और उनको हम जो है बड़े सरमायादार से बढ़ के उनकी तरफ देखें। सही कह रहे हैं। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आप इस वक्त हुकूमत और सियासी जमात को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो मिलजुल के इस मुश्किल हालात से निकल सकें? देखिए, मैं यही कहूंगा, मुल्क है तो हम सब हैं, सियासत भी उसी वक्त है जब मुल्क है। इस वक्त जो है मिल बैठ के इन चीजों को उलझाए नहीं, सुलझाने की तरफ आए, सारी पार्टियां बैठ के चीजों को सुलझाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि अवाम जो कि इस वक्त पिस रही है उनके मफाद के लिए सोचे, अपने मफाद को कम सोचे, अवाम के मफाद को ज्यादा सोचे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेजबान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।